Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने स्टार्ट किया है अपना इनकम टैक्स की सीरीज़. इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की. उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा. हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें हम लोग क्विज़ेस डालते हैं या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी उस पर आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स. देखिए आज जो अपना लेक्चर है वो किस पे है? एग्रीकल्चर इनकम पर. ठीक है, आज का लेक्चर अपना एग्रीकल्चर इनकम पे होने वाला है. एग्रीकल्चर इनकम हमने वैसे डिस्कस किया था. स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है, कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इम्पोज नहीं करती है. ठीक है, अच्छा इसमें ना ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A इसे डिफाइन करता है. और हमेशा ये बात याद रखना कि जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो कैसी होगी? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी. फुल्ली एग्जेम्प्ट. आप चाहे 1 रुपया कमाएं, चाहे आप 1 करोड़ कमाएं, आपको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो. लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आप क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, लाइक आप जो है वो शुगर केन की खेती करते हैं. ठीक है, शुगर केन की खेती करते हैं, आप गन्ना उगाते हैं. गन्ना उगा के गन्ने से आप 2 चीजें करते हैं. गन्ना उगाया, गन्ने को आप ले गए मार्केट में, आपने बेच दिया. लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? गन्ने का जूस बना के बेच रहे हैं, गन्ने से आप दारू बना के बेच रहे हैं. ये जो काम कर रहे हैं ये है आपका नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस. तो जब आप कुछ भी एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर करेंगे उस वक्त इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप पे टैक्स इंपोज होगा. अदरवाइज इफ सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्या करते हैं, ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं एंड एग्रीकल्चर इनकम कमा के जो भी आप पैसा होगा कमाओगे उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप पे कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होगा. ठीक है जी, इतनी सी बेसिक सी चीजें है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इतना सा समझ के चलेगा पहले से. बढ़े आगे. ठीक है जी. और मैंने आपको बताया फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट का हमने एक चीज देखी थी कि फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, स्कोप वगैरह वो सब देखा. और मैंने आपको बताया एक है सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 हमेशा एग्जम्पशंस की बात करता है. तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 बात करता है एग्रीकल्चर इनकम के एग्जम्पशंस की, कि क्या चीज एग्जम्प्ट होगी. तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम चाहे आप 10 करोड़ कमाओ, चाहे कितना मर्जी कमाओ, सारी की सारी एग्जम्प्ट रहेगी. क्लियर है? चलिए अब पहले जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो लिखिएगा. हाँ जी, देखिएगा एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है पहले वो देखते हैं. एग्रीकल्चर इनकम साथ साथ लिख लीजिएगा. एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है? हाँ जी, पहला है कोई भी ऐसी इनकम है, कोई भी ऐसा रेंट है, एनी रेंट और रेवेन्यू. एनी कोई भी ऐसा रेंट है, कोई भी ऐसा रेवेन्यू है जो डिराइव होता है फ्रॉम लैंड. ठीक है, कोई भी आपकी खेती की जो जमीन है वहां से अगर आप कोई भी रेंट को या रेवेन्यू को डिराइव करते हैं जो कि इंडिया में है और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है. ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसी लैंड है जो कि इंडिया में है, जो कि कहां है? इंडिया में है, प्लस वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है. एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है. तो उससे कोई भी अगर रेंट जनरेट होता है या फिर कोई भी रेवेन्यू जनरेट होता है तो उस तरह की इनकम को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देखिए कोई ऐसी लैंड है, ये इस लैंड पे ना कोई खेती होती है, बोले तो ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, इस लैंड को आपने किसी को रेंट पे दे दिया. रेंट पे देने के बाद वहां से आपको रेंट रिसीव हुआ,
ठीक है। या फिर आपने क्या किया, इस खेत पे खुद खेती करके और यहाँ से इस खेती से इस फसल को आपने बेचा और बेचने से आपको कोई इनकम जनरेट हुई, बोलते रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेट हुआ या तो कोई भी रेंट हो या भी कोई रेवेन्यू हो फ्रॉम द लैंड विच इज प्लेस्ड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया। पहली बात तो इंडिया में हो, दूसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ ये लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो। अगर इस तरह का कुछ है तो उस तरह की इनकम को मानेंगे कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। देखिए दूसरा क्या है, कोई भी ऐसी इनकम जो डिराइव होती है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके। पहला तो था हमारे पास ये, दूसरा है हमारे पास कोई भी ऐसी इनकम है, एनी इनकम डिराइव्ड, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक आपने कोई बाग बगीचा मतलब बनाया, आपने उन फूलों से उन जो सब्जियां हैं उनसे निकाल के बीज बनाने शुरू करे और बीज बना के आपने आगे फॉरवर्ड करने शुरू करे, ठीक है। आपने उनसे क्या किया, उन्हीं में अपने खाद बनाना वहीं से शुरू किया, ठीक है। जो भी आपके पत्ते वहां से बन रहे थे, जो आपका ये कह लो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट था, वहां से आपने खाद बनाना शुरू किया, कंपोस्ट बनाना शुरू किया। ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं। अगर ये सारे काम करके आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करके कुछ इनकम जनरेट करते हैं और तो उस इनकम को क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है, लाइक एनी प्रोसेस बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट in kind which renders to the produce fit for the market, ठीक है जी। फोर्थ वन और लिखना, द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, बोल तो फोर्थ नहीं होगा, इसी के साथ कोमा लगा के लिख लो, द सेल ऑफ सच प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब क्या, कोई भी ऐसी इनकम है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, जैसे ना आपने देखे सेब जो होते हैं, एप्पल जो होते हैं, एप्पल के ऊपर वैक्स लगा होता है, कभी साफ करके देखा उसको, वीडियोस भी देखी होंगी आपने। एप्पल के ऊपर ना वैक्स लगा देते हैं, वो जो वैक्स वाली कोई भी अगर एक्टिविटी है, इस तरह कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो वाली एक्टिविटी करने को भी करके और वहां से जो भी इनकम जनरेट होती है उस तरह की इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। वैक्स इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपका एप्पल है, जो आपके कोई फ्रूट्स हैं, वो क्या है, अच्छे से चल सके, मतलब थोड़ा सा तरीके से लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैक्स वाली काम करते हैं, वैक्स की एक्टिविटीज वहां पे इंपोज करवाते हैं। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और उन एक्टिविटीज के थ्रू आप कोई इनकम जनरेट करते हैं तो आप की जो वो इनकम है उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी ऐसी इनकम है जो फार्म हाउस से है, एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, कोई फार्म हाउस से कोई भी इनकम जनरेट होती है वो। जैसे कि आप क्या होता है कि फार्म हाउस में ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रख देते हैं, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स किसी भी जगह पे रखे हुए हैं, मतलब आपके फार्म हाउस में रखे गए हैं और वहां से आपको कोई जनरेट होती है इनकम, आपके पास एक फार्म हाउस था, वहां पे लोग आके कुछ सामान रख रहे थे, आपने अपना सामान रख लिया और इस सामान को सेव करके रख लिया, आने वाले टाइम में आपने इसको सेल करके आपने यहाँ से इनकम जनरेट करी, या फिर किसी और पर्सन का कोई सामान है आपने यहाँ सेव कर दिया, उस पर्सन ने अपनी उसको सेल किया प्रोडक्ट को, वहां से अपना पैसा कमा के आपको दिया, तो रेंट और रिसीव हो चुका। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो फार्म के थ्रू हो रही है, एग्रीकल्चर फार्म हाउस के थ्रू हो रही है, उसे कहते हैं कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। तो आप ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4, जो भी इन चारों में से
जो भी इन चारों में से इनकम जनरेट होगी हम उस तरह की इनकम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। क्लियर है जी? इतने चीज किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ जी, देखिए मेरे को चीज बताओ, मान लो कोई ऐसी लैंड है, कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, क्या है, एक एग्रीकल्चर लैंड है। इस एग्रीकल्चर लैंड को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है जी, ये सेल करके आपने कुछ इनकम कमाई, इनकम कमाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये इनकम है क्या ये एग्रीकल्चर इनकम काउंट होगी या नहीं होगी, ये बताइएगा। नहीं सर, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी जो ये लैंड है वो बेशक एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब यहां से आपकी ये जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम ना होके हम इसे कहेंगे क्या, ये आपका कैपिटल गेन हुआ है। ये हम क्या, लैंड को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, कैपिटल गेन हुआ है। वो हम देखेंगे कि ये अर्बन में है, रूरल में है, या आपने इसको 1 साल से पहले या शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कौन सा गेन है वो हम देख लेंगे। मगर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी बार ये चीज पूछ सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड अगर है उसको सेल कर दी है, वहां से बेशक कोई इनकम हुई है, उस इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ना होके अब कैपिटल गेन बनेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनेगा। कुछ ना ऐसी चीजें हैं जो आपको ना मतलब सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि हाँ भाई वो चीजें आपकी एग्जाम तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट ना हो। लगेगा एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन एग्रीकल्चर इनकम वो नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो जो मैं कंडीशंस करवाना चाहता हूं, अगर वो सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई होती हैं तो आपकी जो अपनी जो लैंड आने वाली इनकम हो, लैंड से आने वाली कोई भी इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। लेकिन अगर नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसके बाद उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। क्लियर है? आइएगा एक बार जल्दी से देखते हैं कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशंस है, अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो लैंड से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। फर्स्ट, अगर लैंड जो है, लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। लैंड कहां पे होनी चाहिए? पहली बात तो मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में होनी चाहिए। पहली बात तो हमने ये वैसे भी शुरुआत में सबसे पहले ये देख लिया कि लैंड अपनी इंडिया में हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही हो। ठीक है जी। दूसरा, कोई भी ऐसी लैंड है वो सिचुएटेड तो है मान लो फॉरेन में, कोई भी ऐसी लैंड, पहले लिख लीजिए, कोई भी ऐसी लैंड है, लैंड इफ द लैंड सिचुएटेड, इफ लैंड इज सिचुएटेड इन फॉरेन, द इनकम from such land will not be treated as agriculture income, कोई भी ऐसी लैंड है जो बाहर, इंडिया से बाहर फॉरेन में सिचुएटेड है, उस लैंड से आपको कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं मानी जाएगी। बेशक वो एग्रीकल्चर लैंड हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रही हो। अगर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी तो वो कौन सी इनकम मानी जाएगी? तो हम कहेंगे जी वो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। हाँ, कि कौन सी इनकम? अदर सोर्स की इनकम। अदर सोर्स का सेक्शन हमने देखा था, सेक्शन 56 से 59 वाला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 हमने अभी तक देख ली है। तीसरी कंडीशन, लैंड जो हो वो मस्ट भी किस चीज के लिए हो? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो। ये भी ऑलरेडी हम वैसे जो देख चुके हैं, लेकिन यहां पे लिख लेते हैं, लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है जी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि लैंड सिचुएटेड इंडिया में हो। दूसरा, बाहर की होगी तो उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं ट्रीट करेंगे। तीसरी बात, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होनी चाहिए। चाहे आप उसमें वैक्सीन का काम कर रहे हो, चाहे सीड्स बीज निकालने का काम कर रहे हो, चाहे आप एक ही पेड़ से दूसरा पेड़ और एक पौधे से दूसरा पौधा बनाने का काम कर रहे हो। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज करते हैं, तो वो वहां से जनरेट हुई इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं।
कोई भी ऐसी इनकम, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं। इनकम रिसीव होती है, इनकम रिसीवर, ऐसे लिखो इसको, द रिसीवर ऑफ इनकम, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड must have interest in the land। जो भी आपको इनकम, जो भी इनकम रिसीवर है, मतलब कोई पर्सन है वो इनकम रिसीव कर रहा है कहीं किसी लैंड से, ठीक है, कहीं किसी जगह पे काम करके, तो मतलब जो इनकम रिसीवर है ना, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए उस लैंड पे, चाहे वो लैंड उसकी हो, चाहे वो लैंड उसकी हो, चाहे वो लैंड उसने किराए पे ली हो, मतलब कुछ ना कुछ उसकी लैंड के साथ उसका इंटरेस्ट जरूर जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी और के जाके जमीन पे खेती करके अपना पैसा कमा ले, तो वो जो इनकम होगी वो मानी जाएगी, ठीक है, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम फिर अदर सोर्सेज की इनकम हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर बात करें खुद की एक लैंड है, उस लैंड पे आप कुछ कमा रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर जो है वो काम कर रहे हैं और वहां से कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो आपका अगर इंटरेस्ट है उस लैंड में, तो आपकी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। क्लियर है? उसके बाद लास्ट है, फिफ्थ हमारे पास, कहता जो इनकम है वो कहां से है, ट्रीट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम से, तो ट्रीट कैसे की जाएगी, सीधा सीधा एग्रीकल्चर इनकम से। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर is it treated as agriculture income। अब सुनो इसकी बात ध्यान से, है क्या, मान लो कोई उगी हुई फसल है, ठीक है, उगी हुई फसल को आपने खरीद लिया या काट दिया या काट के बेच दिया, बेचने से जो भी इनकम आपको जनरेट हुई है उस इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसी फसल है, आपकी नहीं है, आपके लैंड पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी फसल है जो किसी लैंड पे आपने देखी, उस लैंड की इनकम, उस लैंड की फसल को, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको आपने काट दिया, खरीद लिया या बेच दिया काट के, और वहां से आपने कुछ इनकम जनरेट कर ली है, तो उस तरह की इनकम को आप एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? कुछ काइंड्स हैं एग्रीकल्चर इनकम के, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन से होंगे। एक तो वही वाली चीजें सारी की सारी जो अभी हमने करी हैं, फिर भी मैं एक बार जल्दी से लिखवा देता हूँ। कोई भी मान लो आपने रेंट रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया, या साथ ही साथ कोई भी रेवेन्यू रिसीव किया, रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लैंड, वो क्या होगी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। दूसरा, कोई भी ऐसी इनकम है, इनकम डिराइव्ड या इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तीसरा है, कोई भी इनकम है फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट्स फिट ऑफ मार्केट, मेकिंग प्रोडक्ट फिट ऑफ मार्केट, जैसे कि मैंने अभी आपको वैक्स वाली बात बताई, तो इसके साथ एग्जांपल लिख लेना वैक्स का। वैक्स वाली बात बताई, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वैक्सिंग के थ्रू आप मतलब कुछ कर रहे हैं, या उस प्रोडक्ट को सेल करवाने में हेल्प कर रहे हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, उस तरह से कोई भी इनकम जनरेट होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाई जाएगी। कोई भी इनकम होती है फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, सेल ऑफ प्रोड्यूस, आपने कुछ प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस को सेल कर दिया, वहां से कोई इनकम कमाई, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। कोई भी इनकम होती है फ्रॉम कहां से, फार्म से, कहां से, फार्म से, या फिर कोई भी हाउस से। हाउस कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरह के, एक तो हो सकता है आपका स्टॉक हाउस,
स्टॉक कह रहा हूँ, स्टोर हाउस जहाँ पे आपने रखा, या फिर उसके अलावा वेयर हाउस भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। वेयर हाउस और स्टोर हाउस, स्टोर हाउस आपका खुद का होता है कि हाँ भाई आपने अपना सामान वहाँ पे रख दिया एक स्टोर रूम टाइप में। वेयर हाउस होता है जहाँ पे आप अपना सामान तो रखेंगे साथ साथ किसी और पर्सन का भी सामान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट अपने पास आता है कोई भी इनकम है फ्रॉम, कहाँ से, सैपलिंग से, ठीक है। सैपलिंग होती है जैसे नर्सरी में आप ना सप्लाई करते हैं पौधों को, छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी में सप्लाई करते हैं, है ना। या फिर आपने उनके बीज बना के सेल कर दिए, या आपने उनके कलम बना के सेल कर दी है, जैसे आपने गुलाब की कलमें देखी होंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे जो पौधे हैं उनकी कलमें देखी होंगी, कलम बना के बेचते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा काम है जो सैपलिंग के थ्रू हो रहा है, SAPLING, सैपलिंग के थ्रू, या फिर कोई भी सीडलिंग के थ्रू हो रहा है, भी आपने उनके बीज बनाए और बीज बना के बेचते। जैसे सर्दियों के टाइम में ना जो फ्लावर्स आते हैं, गेंदे के फूल हैं या और भी बहुत सारे हैं, उनके आप गेंदे का फूल जब सूख जाता है उसको उठा के, उसके उखाड़ के, काट के उसको रख लो कहीं पे, अगली सर्दी में उसके बाद क्या करो, उसको ऐसे नोच के, और वो जो नीचे हल्के ब्लैक से होंगे वो होंगे उसके बीज, आप उसको कहीं छिड़क दो, गेंदे के बीज वो छिड़क दिए तो गेंदे का पौधा आपका उग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं जहां से आप इनकम जनरेट करो, इस तरह काम करने से उस तरह की इनकम को कहेंगे क्या, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। क्लियर है जी। अब आइए कुछ देखो, हमने शुरुआत में बात कर ली कि एग्रीकल्चर इनकम जो भी होगी वो सारी की सारी आपकी 100% एग्जम्प्ट होगी, चाहे आप 1 रुपया कमाए, चाहे आप 100 कमाए, चाहे आप 100 करोड़ कमाए, आप पे कोई भी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आ जाए पार्टली क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, तो वो कैसे होगा एग्रीकल्चर इनकम, तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ 3-4 इन्होंने सिचुएशंस बताई गई हैं अलग, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको चीज समझा देता हूं है क्या। मान लो कोई एग्जांपल लेके चलते हैं चाय पत्ती का, ठीक है। मान लो आपने चाय पत्ती एग्जांपल लिया, टी, ठीक है, टी है। अच्छा, टी देखो आप उगाएंगे, आप मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, आप उगाएंगे। आपने उगाने के लिए आप कहाँ गए, आप खेत में गए, ठीक है। खेत में आपने बीज वगैरह बोए, यहाँ से जो है वो टी हुई। अब इस टी से आपने पत्ते वगैरह जो है वो नोच के उसके बाद सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से तैयार किया, इसे कहते हैं आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आपने करने के बाद आपने इन सभी पत्तियों को कहाँ पे भेजा, किसी इंडस्ट्री में भेजा, क्या बनने के लिए, चाय बनने के लिए। चाय मतलब वो जो छोटी छोटी बारीक यहाँ पे तो ऐसे करीब पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते से ऐसे छोटे छोटे वो जो होते चाय पत्ती जिसे हम कहते हैं, ये इस पत्ती को बनने के लिए आपने भेजा, ठीक है। तो अब इस चाय पत्ती को बनने के लिए हम कहाँ पे इसे भेजेंगे, इंडस्ट्री में भेजेंगे। तो इसे हम कहेंगे कौन सा गुड, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो आपने पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद आपने उसे इंडस्ट्री में भेजा, किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चर होने के लिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाने के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहां से आपने बना दिया, लेकिन तो अब सिर्फ बनाया के रखने की तो नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे बेचेंगे भी। अब आपने मान लो बेच दिया, और बेच के आपको वहां से जो इनकम जनरेट हुई है, वो इनकम मान लो आपकी हुई है 10 लाख की, कितने की, 10 लाख की, ठीक है। तो अब यहां पे गवर्नमेंट ये कहेगी, देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमाई है, आपने एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई है। नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस इनकम। तो कुछ पोर्शन तो इसका है और कुछ पोर्शन इसका है, तो इसके लिए हम आपको ना कुछ रेशियोज देते हैं। अगर अगर इस तरह का काम करते हो, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम भी जनरेट करते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी जनरेट करते हैं, तो आपको एक रेशियो देंगे, उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज दी गई हैं रूल 8 के अकॉर्डिंग हमें कुछ रेशियोज हैं। आइएगा थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है, अगर इनकम है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, अगर आपने क्या किया, आपने उस चाय पत्ती को उगाया,
खेत में उगाया, खेत में उगाने के बाद आपने अपनी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, आपके खुद की इंडस्ट्री है, आपने उसमें जाके उसे मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है, तो माना जाएगा कि 60:40। क्या है? 60:40, मतलब कि 60 तो आपकी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम और 40 आपकी मानी जाएगी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर है? दो तरह की इनकम होंगी आपके पास। एक तो है इनकम फ्रॉम, अगर आपने क्या किया है, चाय पत्ती को उगाया है, चाय पत्ती को उगाने के बाद आपने खुद ही अपनी मशीनरी से मैन्युफैक्चर भी किया है, तो दो रेशियोज आपको यहाँ पे रेशियो दी गई है 60:40 की। तो जितनी भी इनकम होगी उसका 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड 40% आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपने क्या किया, दूसरा पॉइंट है, अगर आपने क्या किया, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, आपने उगाई, ग्रोइंग करी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करा, ऑफ सेट्रिफाइड लेटेक्स, ऑफ सेट्रिफाइड करो, सेंट्रीफ्यूड, FUGED, सेंट्रीफ्यूड समथिंग कुछ ऐसा कहते हैं इसे, लेटेक्स एक्चुअली में वैसे इसका मतलब होता है रबर। क्या होता है? रबर, ठीक है, या फिर इसे एक नाम से और कहते हैं सेनेक्स, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, ऐसा कुछ काम किया है, कुछ ऐसा रबड़ बनाने का भी कुछ काम किया है, तो हम वहां पे क्या कहेंगे, जो आपका रेशियो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 65:35 का होगा। बोल तो 60% जो आपकी इनकम है वो तो मानी जाएगी कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, और जो 35% जो इनकम है वो मानी जाएगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो पहले में क्या है 60:40 है, दूसरे में क्या है 65:35 है। क्लियर है जी? अच्छा, अभी ये तो बात है चाय पत्ती की, लेकिन अगर आप कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के लिए थोड़ा सा अलग बोला गया इसने। कहता है अगर कॉफी करते हैं, कॉफी को आप ग्रो करते हैं, इनकम जनरेट होती है कहां से आपकी, इनकम जनरेट या इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ठीक है। अगर आप कोई भी इनकम करते हैं, अच्छा कॉफी बनती कैसे है, कोकोआ से, ये तो पता है ना, कोकोआ देखा होगा, कोकोआ से, ये जो कोकोआ है इससे बनाते हैं आप कॉफी। इसमें ना दो तरह की रेशियो, पहले मैं बता देता हूँ शुरुआत वाले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था अगर कोई भी चाय पत्ती बनाते हैं, आप ग्रो करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपकी रेशियो क्या होगी, 60:40 होगी। दूसरी बात किसी करी गई रबड़ की, अगर आप रबड़ बनाते हैं और रबड़ बनाने के लिए आप उस रबड़ के पौधे को उगाते हैं और खुद ही मैन्युफैक्चर भी कर देते हैं, तो आपका रेशियो क्या होगा, 65:35। अब बात करते हैं कॉफी की। अगर आप उस कॉफी को उगाते भी हैं, बोलते कोकोआ उगाते हैं, कोकोआ उगाने के बाद उससे कॉफी बनाते हैं, तो दो तरह की कंडीशन कौन कौन सी आपने देखी होगी। कुछ कॉफी ना दरदरी होती है, दरदरी मतलब इतने बड़े दाने हैं, और कुछ होगी बिल्कुल छोटे मैश सी हुई, बिल्कुल पतली एकदम, जिसे आप बूरा कहते हैं टाइप ऑफ, है ना वो। तो दो तरह की कंडीशन है। अगर ऐसा है, एक तो यहां लिखता हूं और एक यहां लिखता हूं, ठीक है। अगर आपने क्या किया, कॉफी को ग्रो किया और कर्व्ड कर दिया, बिल्कुल ही चूरा कर दिया। अगर आपने कॉफी को ग्रो किया, कॉफी ग्रोन, अगर कॉफी को आपने ग्रो किया एंड उसको बिल्कुल चूरा कर दिया, कर्व्ड कर दिया, तो आप पे जो रेशियो लगेगा वो रेशियो क्या लगेगा, 75:25 का रेशियो लगेगा। मतलब कि जो भी इनकम आप यहां से कमाएंगे वहां से 75% जो आपकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 25% इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम या बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आपने क्या किया, उस कॉफी को ग्रो किया, बोल तो उगाया, साथ ही साथ आपने उसको कर्व्ड किया और साथ ही साथ आपने उसको रोस्ट कर दिया, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही चूरा कर दिया, बिल्कुल ही चूरा। यहां पे तो थे ऐसे थोड़े बड़े बड़े, यहां पे थे थोड़े बड़े बड़े ऐसे से, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े, यहां पे बिल्कुल ही चूरा, ऐसे बिल्कुल पतला पतला, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल ही चूरा, बिल्कुल पाउडर बना दिया। यहां पे लिख देता हूं पाउडर। आपने बिल्कुल ही उसे पाउडर कर दिया, तो उस वक्त आप पे जो रेशियो इंपोज होगी वो रेशियो इंपोज क्या होगी, 60:40 की होगी।
जो भी इनकम कमाएंगे उसका 60% इनकम किसकी मानी जाएगी? आपकी एग्रीकल्चर इनकम, एंड 40% इनकम आपकी किसकी मानी जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी, यहां तक आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। आइए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? फोर्थ पॉइंट कहते हैं, अब बात आती है शुगर केन की। शुगर केन के केस में ना थोड़ा सा अलग जो है वो प्रोविजन लेके आए हैं। शुगर केन के प्रोविजन थोड़े से अलग हैं। ठीक है, कहता है अगर आपने शुगर केन की ना खेती करी, खेत से आपने शुगर केन यहाँ पे बोए, उस शुगर केन की आपने खेती करी, बोल तो ग्रो किया, ग्रोन हुआ। ठीक है जी, अब इस खेत से आप इसे ले गए हैं कहाँ पे? फैक्ट्री में, बोल तो कैनिंग प्रोसेस के लिए। किस चीज के लिए? कैनिंग प्रोसेस से होता है जहां से आप शुगर बनाते हैं। ठीक है, शुगर बनाया आपने, गन्ना उगाया, शुगर केन उगाया। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ शुगर लिखता हूँ, GAR, शुगर। ठीक है, ये आपने शुगर केन उगा लिया। ये तो पता है ना, गन्ने से ही चीनी बनती है। तो आपने गन्ने उगाए, गन्ने से उगाने के बाद उसे आप इंडस्ट्री में ले गए, किस चीज के लिए? फॉर कैनिंग प्रोसेस के लिए, CANING, कैनिंग प्रोसेस के लिए। इस कैनिंग प्रोसेस से आपने क्या बनाया? आपने बना दिया शुगर। ठीक है जी, आपने बना दिया शुगर। अब इस शुगर को आप क्या करेंगे? जाके मार्केट में सेल करेंगे, जाके मार्केट में सेल करेंगे, सेल इन मार्केट। अब आपने सेल कर दिया, अब यहां से आपको कोई भी प्रॉफिट जनरेट होता है, कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो अब आपको यहां पर एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कोई भी रेशियो डिफाइन नहीं है। ऐसा रेशियो डिफाइन नहीं है, रेशियो डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पे रेशियो डिफाइन ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्चुअल में काम क्या है? शुगर बना के बेचने का काम है। हम आपको ये मानेंगे, आपकी बेशक गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हम आपकी गन्ने की खेती के अकॉर्डिंग हम आपको आपकी ये जो इनकम है उसे एग्रीकल्चर इनकम ना मान के इसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। हम इसे पार्शियल इनकम भी नहीं मानेंगे, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं मानेंगे। हम इसे टोटली नॉन एग्रीकल्चर इनकम या बिजनेस इनकम इसे हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके शुगर केन के केस में। अब शुगर केन के केस में कुछ चीजें अलग भी हैं, कुछ रिबेट्स हैं, कुछ ऐसे हैं वैसे, मतलब कान मरोड़ा है। वो कान मरोड़ा कैसे है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में आइए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आगे, वैसे तो हमें पता है ये चीज कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटली एग्जेम्प्ट है, बोलते हो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, आपको पता है एक बार ना क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उसका सेक्शन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है। ध्यान रखिएगा इस बात को, एग्रीकल्चर इनकम की एग्जम्पशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में पूछी गई है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्कीम है पार्शियल इंटीग्रेशन की। पार्शियल मतलब जो पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है टैक्स कैलकुलेशन जो चेंज कर देते हैं, तो ये जो स्कीम है वो किसके किसके लिए है? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। द स्कीम ऑफ पार्शियल, द स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं ना, कैलकुलेशन करना। तो जो भी कोई ये स्कीम है पार्शियल इंटीग्रेशन की, इज एप्लीकेबल इफ, किस किस पे होगी वो देख लेते हैं। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई BOI है, कोई AOP है, कोई AJP है, वो टैक्स पे करते हैं। पहला क्या है? कोई भी टैक्स पेयर है, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी HUF है, कोई भी BOI है, कोई भी AJP है, या फिर कोई भी AOP है। ये सारे लोग अगर टैक्स पे करते हैं तो इन पे ये पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल है। मगर कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, या फिर कहाँ गया, कोई भी कंपनी है, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी है,
इन तीनों से अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है, मतलब इन तीनों पे जो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का क्राइटेरिया है, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम है, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। होगी किस पे? कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एजेपी, एओपी, अगर ये पर्सन है, ये लोग हैं, ये टैक्स पे करते हैं, तो इन पे पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल है। अदरवाइज फर्म है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, इन पे कोई भी स्कीम, मतलब ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? फिर उसके बाद कोई भी द टैक्स पेयर है, द टैक्स पेयर, कोई भी ऐसा टैक्स पेयर हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, हैज नॉन एग्रीकल्चर has a non-agricultural income exceeding the amount of exemption limit। हाँ जी, मुझे कोई बता सकते हैं एग्जम्पशन लिमिट क्या थी? हमने किया था एग्जम्पशन लिमिट, जो भी इंडिविजुअल का, या जो हमने स्लैब रेट करे थे, ध्यान है, 2.5 लाख तक नील, फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन में देखा 3 लाख तक नील, सुपर सीनियर सिटीजन में देखा 5 लाख तक नील। तो ये जो 3 स्लैब रेट के जो ये नील वाले पोर्शन थे, उसे हम कहते हैं एग्जम्पशन लिमिट। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, टैक्स पेयर है, जिसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज्यादा हो जाती है 2.5 लाख से, 3 लाख से या 5 लाख से, डिपेंड्स ऑन द एज, अगर वो हो जाती है ज्यादा, तो उस पे भी पार्शियल इंटीग्रेशन वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? उस बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है द एग्रीकल्चर इनकम, इंपॉर्टेंट है, थर्ड है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एक्सीड ₹5,000। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाता वरना माइनस मान लोगे आप। रुपीज कितने? 5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी कोई भी टैक्स पेयर है, उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से कम है, तो आप पे पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आप 4500 रुपए कहां से कमाते हैं? एग्रीकल्चर इनकम से, और 1.5 करोड़ कमाते हैं आप कहां से? बिजनेस इनकम से। तो आप पे जो पार्शियल इंटीग्रेशन है वो इंपोज नहीं होगा, आप पे टोटल फिर टैक्स आपको बिजनेस इनकम के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। क्लियर है जी? आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं? कोई एक ना मिस्टर एक्स है, एक रेजिडेंट है। क्या है? मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कुछ प्रीवियस ईयर 2018-19 के दिए। कहते हैं उसकी ना जो सैलरी है, कंप्यूट करने के बाद वो सैलरी कितनी बनती है? 1,80,000 बनती है। उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है? 2 लाख की इनकम है। उसकी एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर में लैंड है और उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। हाँ जी, क्या होगा इसका कुछ बता सकते हैं? 2,80,000 है। क्या अगर जयपुर है, जयपुर इंडिया में ही है, ठीक है, अगर जयपुर है और जयपुर में आप जयपुर से एक एग्रीकल्चर इनकम जनरेट होती है आपकी, तो आप पे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम है, इंडिया में है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। एक्सपेंस है, कुछ इनकर करता है फ्रॉम अर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करने के लिए एक्सपेंस करता है कितने? 1,70,000 के, कितने के? 1,70,000 के अगर करते हैं। ठीक है, कंप्यूट करनी है हिज टैक्स लायबिलिटी एज अज्यूमिंग हिज एज कितने की है? 40 साल का। इसका मतलब उस पर स्लैब रेट जो लगेगा वो 2.5 लाख वाला लगेगा, 3 लाख वाला नहीं लगेगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं, इसी कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन होगा कैसे कैसे? बेटा सेकेंड ईयर। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम या पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि पार्शियल जो पार्टली जो एग्रीकल्चर इनकम की स्कीम है वो हमने यहाँ देखनी है। ठीक है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम
फ्रॉम सैलरी। सैलरी से कुछ इनकम जनरेट हुई थी, हम टोटल देख रहे हैं। हाँ जी, सैलरी से इनकम कितनी जनरेट हुई थी? 1,80,000 की। कितने की? 1,80,000 की। ओके जी, आपको इतना तो पता होगा। इस तरफ हम लोग रफ लिखते हैं, उसके जो इक्वल टू में आके प्लस या माइनस करके होता है वो यहाँ लिखते हैं। तो कितने की? 1,80,000 की वैल्यू है। कहाँ से? सैलरी हो रही है, सैलरी है आपकी, इनकम हो रही है कहाँ से? सैलरी से। अच्छा, उसके बाद ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कुछ इनकम है मान लीजिए कितनी? 2 लाख। मान लीजिए क्या क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं नेट एग्रीकल्चर इनकम की। अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट है नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम। अब नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे होगा? देखिए, हमारे पास ना 2 तरह की एग्रीकल्चर इनकम से रिगार्डिंग कुछ चीजें थी। कहता कुछ एग्रीकल्चर इनकम है जो जयपुर में लैंड है वहां से हमें होती है, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेबल, तो 2,80,000 है। लेकिन हमने 2,80,000 रुपए कमाने के लिए 1,70,000 रुपए खर्च भी किए, एक्सपेंस भी किया, एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम। उस 2,80,000 को कमाने के लिए 1,70,000 हमने खर्च भी किए, तो 2,80,000 माइनस 1,70,000 कितना हुआ हमारे पास? 1,10,000। कितना? 1,10,000। तो हमारी एक्चुअल में जो नेट एग्रीकल्चर इनकम जो हम जनरेट करेंगे वो क्या होगा? 1,10,000। कितना? 1,10,000। लेकिन 1,10,000 तो क्या है? एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए हमने एक्सपेंस किया, कमाया क्या? एग्रीकल्चर इनकम ही कमाया। तो ये क्या होगा? क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना? जी सर। ठीक है जी। अच्छा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया। 1,10,000 हमारा टोटली फुल्ली एग्जेम्प्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास मैं कहूं कि हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम वो कितना आया? ग्रोस टोटल इनकम तो 2 लाख प्लस में 1,80,000 बोले तो 3,80,000। 3,80,000। तो ग्रोस टोटल इनकम हमारी कैसे कैसे हुई? सैलरी से कुछ इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम थी। नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैसे हुई? 1,10,000 बनी कैसे? आपकी एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस भी करे, आपने कुछ एग्रीकल्चर कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करे, और एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपके पास नेट एग्रीकल्चर इनकम आई है, हमेशा एग्रीकल्चर इनकम 100% एग्जेम्प्ट होती है। उस अकॉर्डिंग हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई? 3,80,000 आ गई। क्या हमें इस क्वेश्चन में कोई भी डिडक्शंस दिए गए थे? नहीं सर, कोई भी डिडक्शन नहीं दिए गए। तो डिडक्शंस हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। डिडक्शंस माइनस करते हैं। डिडक्शंस कैसे कैसे? चैप्टर 6 के कौन कौन से? 80C से 80U वाले। तो कोई भी हमें डिडक्शंस यहाँ पे नहीं दी गई हैं, तो नील आ जाएगा, कोई भी अमाउंट नहीं है। तो अब अगर मैं कहूँ कि अपनी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम का अमाउंट क्या होगा? तो आप कहेंगे जी 3,80,000 इस टोटल इनकम का अमाउंट होगा। ये तो है एक पार्ट, यहां तक तो चलती है आम जिंदगी। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने खाई मेंटोस और कहते हैं लाओ आओ अब तुम्हें दिखाते हैं मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी के रिगार्डिंग इसने कहा कि देखो हमने आपको एक पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम प्रोवाइड करी है, जो कि मेनली हमने पर्सन को दी है। पर्सन उसमें मेनली कौन होगा? इंडिविजुअल होगा। तो एसएससी अगर इंडिविजुअल है, अच्छा एसएससी है भी इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ये रहा। कोई पहली बात तो रेजिडेंट है, दूसरी बात 40 साल का है, तो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और सैलरी वगैरह कमा रहा है। तो एसएससी कौन है? एसएससी कौन है? इंडिविजुअल है, ठीक है। एसएससी इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल की 2 कंडीशंस होती है। कंडीशन कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है। आपकी जो इनकम है, जो वो क्या है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अच्छा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा मतलब कि 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ये क्या है? आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कह रहे हैं। फिर कहता है आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, वो कितनी से ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ये अभी हमने देख लिया था। 2 कंडीशन है, होनी चाहिए
ठीक है, ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। बोल तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। ये है किसके लिए? नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए। मैं लिख देता हूं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए। ये इनकम आपकी कितने, एक बेसिक एजम्पशन लिमिट बोल तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अभी हमने पीछे देखा था 5,000 वाला केस, ये वाला केस, 5,000 वाला केस, कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 5,000 से ज्यादा है तो ही आप उस जो स्कीम है, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम है, उसको अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब यहां से फॉर्मूला ये है आपका बेसिक कंडीशन, या ये कह लो कि इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे। होगा क्या कुछ, सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करो, आपने दोनों इनकम कमाई है, आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करो पहले एग्रीकल्चर इनकम के साथ। प्लस क्या करो? एग्रीकल्चर इनकम के साथ। देखो वैसे तो ध्यान सुनिए, वैसे तो हमने देखा कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये क्या है? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बेवकूफ बनाती है, कहते रुको हम तुमको बताते हैं कैलकुलेट कैसे करते। तुमको कैलकुलेट नहीं करना आता, तुम पढ़े लिखे तो हो लेकिन तुमको सिखाना पड़ता है, तुम अभी बच्चे हो, हम तुमको सिखाते हैं कैसे होते हैं। हमने कहा भाई सिखा दो यार, तुम्हारी ही है, ठीक है। तो कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम को पहले एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड करो। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 3,80,000, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी हमारे पास? 1,10,000। कहता 3,80,000 को पहले आप क्या करो? 1,10,000 में इंक्लूड करो। हमने कहा जी हमने कर दिया। उनने पूछा कितना अमाउंट है, हमने कहा जी 4,90,000 है। कितनी है? 4,90,000। कहता ठीक है, अब इस 4,90,000 पे अकॉर्डिंगली स्लैबरेट आप क्या कर लो? टैक्स कंप्यूट कर लो। हमने कहा जी ठीक है, हमने कंप्यूट कर लिया और इसके अकॉर्डिंग ये आया है 12,000। कंप्यूट करना नहीं बताऊंगा, कंप्यूट करना हमने देख लिया था, वो 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 2.5 से 5, वो 10% ऐसे से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी 12,000 आया है। कहता ठीक है, अब एक काम करो, दूसरी बार आओ फिर से। हमने कहा बताओ। कहता इस बार आप क्या करो? आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसके साथ आप प्लस कर लो एग्रीकल्चर इनकम को। किसको? एग्रीकल्चर इनकम को। हमने कहा जी ठीक है, कर लिया हमने। कहता बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी आपकी? हमने कहा जी 40 साल का बंदा है, उस अकॉर्डिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए 2.5 लाख। कितने की? 2.5 लाख। प्लस में कहता एग्रीकल्चर इनकम कितनी? हमने कहा जी 1,10,000 है। कहता इन दोनों को ऐड कर दो। हमने कहा जी ऐड कर दिया, हमारे पास अमाउंट आ गया 3,60,000 का। कहता बहुत अच्छी बात है। कहता अब एक काम करो, इस पे भी टैक्स कैलकुलेट कर लो। हमने कहा यार मूर्ख बना रहा है, पागल है क्या? कहता नहीं कर लो, एक बार करो तो सही। हमने कहा ठीक है, कर लिया। हमने कहा जी 5,500 रुपए जो है उस पर टैक्स आया है। कहता देखो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है पहला। कहता फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, फिर एग्रीकल्चर इनकम है दूसरा। हमने कहा हाँ जी ठीक है। कहता एक काम करो, एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम से ना एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये कैंसिल कर दो। हमने कहा हाँ ठीक है, कर दिया। कहता देखो बचा कुछ? हमने कहा नहीं। कहता देखो मैं तुमको बताता हूँ कैसे कैसे हुआ, कंफ्यूज मत हो। कहता ऐसा हुआ, एक काम करो, यहां से आपके पास आया टैक्स 12,000 का, यहां से आपके पास आया 5,500 का। एक काम करो, इन दोनों को माइनस कर दो। हमने कहा यार ये क्या बकवास करवा रहे हो? कहता करो तो सही। कहता ठीक है, कर दिया। हमने कहा जी 6,500 रुपए अमाउंट आया है। कितना आया? 6,500 रुपए अमाउंट आया। हमने कहा इतना टैक्स देना है? कहता नहीं इतना नहीं देना तुमको, अभी मैं बताता हूँ, ये तो देखो कम है थोड़ा सा, हमने ना एक सेस पे करना होता है। हमने कहा हाँ एक ध्यान है, HEC आया था 4% का सेस था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो कहता एक काम करो, अब इसी का 6,500 है, क्योंकि आपने सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम तो कमाई नहीं है, आपने एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा ली है। और देखो देखो देखो, हम आप पे सिर्फ और सिर्फ ना नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर इनकम तो देखो ये काट दिया। हमने कहा यार किसको बेवकूफ बना रहे हो? एग्रीकल्चर इनकम पे पहले आपने प्लस करवाया है, बाद में काटा है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लिया, देखो हमने काट दिया और काट के फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया आपके। हमने तो सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक अजम्पशन लिमिट पे टैक्स लिया है, और उसमें से भी माइनस करवा के इस पे 4% का सेस लगवाया है। 4% का सेस लगवा के आपके पास जो नेट टैक्स लाइबिलिटी बनी है वो बनी है 6,760 रुपीज की, 6,760 रुपीज की। ये आपकी एग्जैक्ट नेट टैक्स लायबिलिटी है। हमने कहा यार ये तो ठीक है,
लेकिन आपने किया गड़बड़ है। कहते नहीं नहीं गड़बड़ नहीं किया, ये एक्चुअल में ऐसा है, एग्रीकल्चर इनकम पे हमने कुछ टैक्स नहीं लिया आपसे। हमने कहा यार ठीक है जी नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी हमें पता है लिया है कि नहीं लिया। क्योंकि देखो तुम साफ साफ देखो 3,80,000 है प्लस में 1,10,000, उसके बाद इसने इस पे लगाया। कहता नहीं हमने तो सिर्फ 3,80,000 पे 12,000 लिया टैक्स, हमने यहाँ पे भी तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम काट दिया। लेकिन हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ है, अगर नहीं वो आपने ऐसा आर्गुमेंट किया। फिर कहता देखो अगर काट भी दिया तो भी मैंने यहाँ से और यहाँ से आपको माइनस करवा दिया, ये माइनस करवा दिया और माइनस करवा के आपके पास अमाउंट आई है 6500 रुपये की। तो हमने अच्छा किया, आपके साथ बुरा नहीं किया। हमने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है, हर बार अच्छा करती है और ऐसी अच्छा करती रहे। ठीक है जी, ये है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो बताइए।